हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। यह सेशन हमने रखा है ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी अभी तैयारी में आए हैं या आना चाह रहे हैं, न्यू एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है। और उन्होंने अपना माध्यम हिंदी रखा है या रखने की सोचा है या रख रहे हैं, तो उनके लिए मैं कुछ बिंदुओं को उजागर करना चाह रहा हूँ जो आप इस जर्नी में आगे फेस करेंगे। तो आप मुझसे सीख सकते हैं, जो भी मैंने गलतियाँ की आप उनसे सीख सकते हैं, और उनसे कैसे बचा जा सकता है मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। आप इस सेशन में बने रह सकते हैं इन सबको जानने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखो, हिंदी मीडियम की कई सारी चुनौतियां हैं। उनमें मैंने अपनी पूरी जर्नी में जो फेस किया, सबसे बड़ी थी एक अच्छे मेंटर का ना होना। आप ये मानिए, आप इस बात को समझिए कि आप पैसे देकर भी एक अच्छा मेंटर नहीं पा सकते। मेंटर मतलब जो आपको ये बताए कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, किसी सब्जेक्ट में कैसे अपनी पकड़ बनानी है। आपकी जो पूरी जर्नी है, एक सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं होता, ना ही कोई दो चार विषय पढ़ने होते। पूरी एक श्रृंखला है विषयों की। जीएस है, सीसेट है, ऑप्शनल है, इंटरव्यू है, एसए है, लैंग्वेज पेपर्स हैं। इन सब पर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको हर कदम पर डाउट्स आएंगे, सवाल आएंगे। जब तक आपको उन डाउट्स के, उन सवालों के सॉल्यूशन नहीं मिल जाएंगे, जवाब नहीं मिल जाएंगे, आप यकीन मानिए आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। वहाँ महसूस होती है इस मेंटर की ज़रूरत। यदि आपके पास एक अच्छा मार्गदर्शक है तो आप अपनी जर्नी की जो भी टाइमिंग है, जो टाइम लाइन है, आप उसको बहुत ही कम कर सकते हैं। कम समय में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, कम चीज़ों में मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है आज भी हिंदी मीडियम में कि अच्छा गाइडेंस नहीं है। और जो अभी फ़िलहाल एस्टेब्लिश्ड कोचिंग्स हैं वो गाइडेंस देते हैं आइडियल। यानी कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी में उन्हें धरातल पर उतारना चाहेंगे ना, तो उतार नहीं पाएंगे। कि आप जब एस्पिरेंट के तौर पर जिन प्रॉब्लम्स को झेलेंगे, उनको सॉल्यूशन ढूंढेंगे, उनको फेस करेंगे, उन पर खरे नहीं उतरते हैं ये सॉल्यूशंस या आइडियल सॉल्यूशंस जो अभी कोचिंग वाले देते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग वाले सलाह देते हैं। नहीं काम आएंगे आपके। आप अलग ही लेवल पर प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। आपका बैकग्राउंड, आपका कंडीशन, आपका जो भी अनुभव है, वो सब एकदम अलग चीज़ें होती है ना। तो आपको एक पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए, वो मिलना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हिंदी मीडियम में ना के बराबर है। इंग्लिश मीडियम में भर भर कर है, भरपूर है, बट मुझे ये बहुत कमी महसूस हुई। मेरे पास नहीं था और मुझे अब भी कोई देखने को नहीं मिलता, अब तक भी, कि कोई सही तरीके से गाइड कर रहा हो एस्पिरेंट्स को। कुछ लोग गाइड कर भी रहे हैं तो यकीन मानिए उनका कोई महत्व नहीं है, बस ऊपरी ऊपरी बातें बताते हैं। धरातल पर जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उन्हें तो पता नहीं क्यों बता नहीं पाते लोग। बट आप यदि कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो आप मेरी बात को रिलेट कर सकते हैं। और यदि अभी आप सोच रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, एक बार ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सही मेंटर है या नहीं। चलो दूसरे मुद्दे पर आते हैं, दूसरी क्या चुनौती हो सकती है। दूसरा, मुझे लगता है कि जो आपका मेथड है ना, मेथड ऑफ स्टडी, जो आपको पढ़ाया जाता है, मेथड ऑफ टीचिंग हिंदी मीडियम में, वो बहुत ही वाहियात किस्म का है। मैंने भी कोचिंग ज्वाइन की थी। मुझे इस तरीके से पेज है, ऐसे लाइन बाई लाइन
एक एक टॉपिक पर पैराग्राफ्स में लिखवा दिया गया। अब ना तो मैं उसको मेंस में यूज कर पा रहा हूँ, ना ही प्री में ठीक से यूज कर पा रहा हूँ। यानी हमें जो पढ़ाया जा रहा है ना हिंदी मीडियम में, वो इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि बस दे दो, जितना कंटेंट हो सकता है दे दो। उनकी यूजेबिलिटी है नहीं है ये कोई चेक ही नहीं कर रहा है। बस लास्ट में आपको दिखा देंगे, देखो दिस हमारे यहाँ से सिलेक्शन है, ये ऑल इंडिया रैंक हमारे यहाँ है, ये ऑल इंडिया रैंक हमारे यहाँ है। वो भी वो कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए उनके पास गए थे। उनके पास पढ़कर कौन निकला नो मैटर, कोई नहीं पूछता, ना ही उनसे कोई सवाल कर रहा है। बट जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है ना, आप लिख ही नहीं सकते। आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा, आप उस पर एक मेंस का क्वेश्चन नहीं लिख सकते। वर्ड लिमिट तो छोड़ ही दो, इस तरीके से पढ़ाया जाता है। वर्ड लिमिट तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। वर्ड लिमिट को यदि छोड़ भी दें अभी, तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है आपको कि नहीं लिख सकते आप। ये मुझे बहुत बड़ी चुनौती लगी। इंग्लिश मीडियम में देखोगे आप, तो आपको पढ़ाया जाएगा, आप जो पढ़ोगे आप उस पर ना घर जाके आंसर लिख सकते हो। इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, पॉइंट फॉर्म में पढ़ाया जाएगा। आपको एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, उसके साथ साथ आपको डायग्राम्स बताए जाएंगे इसमें कैसे बना सकते हैं। बट हिंदी मीडियम में नो वन इज डूइंग लाइक दैट। तो ये मुझे बहुत बड़ी चुनौती मैंने फेस की, और आप भी करेंगे। चुनौतियाँ हर किसी की इस जर्नी में सेम रहने वाली हैं, तो आप ये समझेंगे आप मेरी बात को। तीसरी चुनौती है हिंदी मीडियम में स्पेशली इकोनॉमिक कंडीशन की। देखो, आप जानते हैं कि यदि किसी ने हिंदी मीडियम लिया है तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखेंगे कि वो गांव से रिलेटेड है, रूरल बैकग्राउंड है उनका। और आप ये भी देखेंगे कि उनका बैकग्राउंड, जो आर्थिक स्थिति है उनकी, उतनी अच्छी नहीं है कि आप कह सकें कि हाँ बहुत वाह वाह वाली चीज़ें हैं। हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम सब बेकार है, लेकिन आप दूसरा सिनेरियो सोचिए। एक तरफ हैं IAS IPS ऑफिसर्स के बच्चे, पॉलिटिशियंस के बच्चे, उद्योगपति हैं उनके बच्चे, और ये सब कहाँ पढ़ेंगे? इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। सच कह रहा हूँ ना मैं। या और भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, कहाँ पढ़ेंगे बच्चे? इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। अब इस इंग्लिश का इस हिंदी से कंपटीशन है, प्रीलिम्स में कंपटीशन है बराबर, फिर मेंस में कंपटीशन है, इंटरव्यू में भी कहो ना कहो फर्क पड़ ही जाता है हिंदी इंग्लिश का। तो चैलेंज तो है ना, दिस इज ए बिग चैलेंज। लोग अभी नोटिस नहीं करते, इसके पे कोई बात ही नहीं करता है। बस आओ तैयारी करो, हमारे यहाँ पढ़ो, हमारे यहाँ पढ़ो, ले लो ये ले लो वो ले लो, ये कोर्स वो कोर्स, इस पर कोई बात नहीं करेगा आपसे, सच में। और लेकिन हम इस पर ज़रूर बात करेंगे, हल भी निकालेंगे, और कैसे करना है ये भी बताएंगे। फिलहाल चुनौतियों पर बात कर रहे हैं, तो अगली चुनौती देखते हैं क्या है। छदम प्रकृति। किसकी छदम प्रकृति है? कुछ दिखा कुछ रहे हैं। मैं कोचिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर आपको दिखाएंगे कि देखो हमारी कोचिंग से इतने सिलेक्शन, हमारी कोचिंग से इतने सिलेक्शन। आपको दिखाएंगे कि देखो हमारा कोर्स इतना अच्छा है, आपको ये सिखाया जाएगा, आपको मेंटरशिप मिलेगी, आपके पास एक मेंटर होगा, आप कभी भी सवाल पूछ सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं। बट रियलिटी ये है कि आपने एक बार एडमिशन ले लिया तो आप उस टीचर से भी नहीं मिल सकते जो आपको पढ़ा रहा है। टीचर आएंगे क्लास में विद सिक्योरिटी गार्ड, टीचर जाएंगे क्लास से विद सिक्योरिटी गार्ड। आप उनसे सवाल तक नहीं पूछ सकते। 500 से 1000 बच्चे हैं एक क्लास में। क्लास इतनी बड़ी है कि यदि आप, माफ़ी चाहता हूँ, ये क्लास इतनी बड़ी है कि यदि आप पीछे बैठे हैं क्लास में तो आपकी आवाज़ तक नहीं पहुँचेगी टीचर तक।
और यदि एक सिस्टम चलता है कोचिंग्स में कि आप एक पर्ची बनाओ, उसको अगले बच्चे को पकड़ा दो, अगला बच्चा अगले को पकड़ा देगा, इस तरीके से वो टीचर तक पहुंचेगी। और जब तक वो टीचर तक पहुंचती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो वो पहुंचती नहीं है, और जब तक वो पहुंचती है तब तक वो टॉपिक बदल चुका होता है जिस पर आपको सवाल था और जिसको टीचर समझा रहे थे। आप इस मुद्दे की गंभीरता समझ रहे हैं? हो सकता है अभी आप ना समझ रहे हो, बट दिमाग लगाइए। एकदम से कोचिंग में नहीं कूद पड़ना है कि हमको बनना आईएएस, हम करेंगे कोचिंग और बन गए सीधे आईएएस। ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है? समझिए इस बात को। किसी के धोखे में नहीं आना है, छलावे में नहीं आना है, बढ़िया बढ़िया एडवर्टाइजमेंट देख के एकदम खुश नहीं हो जाना है कि बस ये कोर्स ज्वाइन किया और बन गए आईएएस, या हम ये कोर्स ज्वाइन करेंगे, ये कोर्स ज्वाइन करेंगे, ये कोर्स ज्वाइन करेंगे, इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारा आईएएस बनना तो पक्का। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सब कुछ धोखा है, आप ये मानकर चलिए। जितने भी एफर्ट्स लगेंगे ना, उसमें ये मानिए कि 70% मेहनत आपकी ही रहने वाली है, 20% मेहनत उनकी रहेगी जो आपको गाइड करेंगे, जो आपके मेंटर होंगे। इसको 20 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 40 तक भी ले जा सकते हैं इस वैल्यू को। बट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कोचिंग ज्वाइन करने से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, ये बहुत बड़ा भ्रम है, इसमें नहीं रहिएगा। हिंदी मीडियम में अभी यही लगता है कि हमने कोचिंग ज्वाइन कर ली तो समझ लो बन गए आईएएस। इट्स नॉट लाइक दैट, ओके? तो इस पर गौर करिएगा, ये बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। ये ऐसी चुनौतियां हैं जो मतलब इग्नोर कर दी जा रही हैं, सोशल मीडिया के प्रभाव में या फिर विज्ञापनों के नीचे दबा दी जा रही हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। खैर फिलहाल बस मैं उजागर करना चाह रहा था कि चीज़ें चल कैसे रही हैं। अभी अगले मुद्दे पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मुद्दा इज कंटेंट, कि आपको जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं या जो चीज़ें अभी अवेलेबल हैं हिंदी मीडियम के लिए, पहला सवाल क्या वो सफिशिएंट है? दूसरा सवाल क्या वो सही तरीके से है? और दोनों का ही जवाब है नहीं। सफिशिएंट क्यों नहीं है? डिमांड के हिसाब से कोई काम ही नहीं करता। आप देखेंगे अभी, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, नहीं कर रहे हैं तो आप समझेंगे, आप फेस करेंगे। आपको क्या चाहिए कोई नहीं जानना चाहता, बस लोग फोकस कर रहे हैं कि वो क्या दे सकते हैं आपको। बट पॉइंट क्या होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपका लेवल क्या है, आप कहाँ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, और आपकी जो स्पेसिफिक कमियां हैं वो क्या हैं, कहाँ आपकी स्ट्रेंथ है। नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। बस ऐसे एक बाल्टी में भर के आपको दिया जा रहा है कंटेंट, ये लो कंटेंट, नो मैटर कि ये काम का है नहीं है, आपके यूज में है नहीं है, बस कंटेंट है, कंटेंट लो। और वो सफिशिएंट नहीं है। हो सकता है जो अभी तैयारी में नहीं है उन्हें लगेगा कि मेरी बातें बेकार हैं, क्या बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे कुछ भी, मतलब कुछ भी बना दिया। लेकिन ये मेरे 5 सालों का अनुभव बोल रहा है, मैंने ठोकरें खाई हैं। अब ढूंढने से नहीं मिलती, अब ढूंढ कर दिखा देना अच्छा कंटेंट, है ना? मुश्किल से तो किताबें अवेलेबल होती हैं हिंदी में। कुछ कोचिंग वाले काम कर रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग वाले काम कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या ये जो स्टूडेंट फ्रेंडली मटेरियल क्यों नहीं बनाया जाता है। उनके पास टीचर्स हैं, बच्चे हैं, दे हैव द टीम ऑफ बिग नंबर्स, बहुत बड़ी बड़ी टीम है उनके पास, बट वो एक अच्छा कंटेंट बनाकर नहीं दे सकते। क्यों? भगवान जाने। आप जीएस में देख लो, नहीं है। सी सेट, इसकी तो बात ही मत करो, कोर्सेस बिकते हैं सिर्फ जीएस के नाम पर। सी सेट की कोई बात नहीं करता। 50% ऑफ हिंदी पॉपुलेशन यूपीएससी के
तैयारी वाली यूपीएससी के एग्जाम वाली प्रीलिम्स में एलिमिनेट हो जाती है मोर देन 50%। वाई नो वन इज टॉकिंग अबाउट सी सेट? नहीं करनी चाहिए क्या आपको बात सी सेट के बारे में? आप जब जीएस का एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो आप सी सेट का भी तो एडवर्टाइजमेंट दीजिए ना, कि जीएस के साथ हम आपको सी सेट फ्री पढ़ाएंगे और इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये आपको रोक देता है, आपकी कई साल ले जाता है। कई साल तक लोग जीएस में अच्छा स्कोर करते हैं, बस सी सेट में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं इस बात पर ध्यान? सी सेट में क्या देते हैं, कॉम्प्रीहेंशन कर लो। क्या कॉम्प्रीहेंशन के 26 से 27 सवाल आते हैं? क्या आप 100% एक्यूरेसी किसी भी चीज़ में ला सकते हैं? आप बेसिक टीचर क्यों ना सही किसी भी सब्जेक्ट के, आप नहीं ला सकते 100% एक्यूरेसी किसी भी चीज़ में। तो सीसेट पर बड़ा मुद्दा है, बट कोई बात नहीं करेगा इस पर। हमको तो जीएस का कोर्स बेचना है, बेचेंगे, कर रहे हैं काम वैसे ऑप्शनल पे। जब आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखिए किसी भी कोचिंग का, आपसे कहा जाएगा ये टेस्ट ले लो, वो टेस्ट ले लो, ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो। आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप जीएस में ऐसा करिए, सीसेट में ऐसा करिए, और साथ ही साथ ऑप्शनल में ऐसा करिए। ध्यान रखिए, तीनों को साथ लेकर चलिए, तीनों साथ मिलेंगे तभी जाकर आप एग्जाम निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे, है ना। आपको सब्जी बनानी है, आप मिर्च डाल ले रहे हैं, नमक नहीं डालेंगे, अच्छी लगेगी सब्जी, बन पाएगी? है? या आपने मिर्च डाल दी, नमक नहीं डाला, ये वही है। ये मान लो ये सब्जी है, ये नमक है, ये मिर्च है, और बाकी जो टेस्ट वगैरह है वो सब और मसाले मान लो, तभी अच्छी सब्जी बनेगी। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन बड़ी बड़ी बातों में बस हो गया, कर दी हमने, ऐसे कर लो वैसे कर लो, 1 लाख बच्चों को बिठा के बता दिया ऐसे कर लो। ये पॉसिबल है क्या कि एक ही सलाह 1 लाख बच्चों के लिए काम आ जाए? तभी तो मैं कहता हूँ मेंटरशिप, योर पर्सनल मेंटर इज मस्ट। आपके पास एक ऐसा व्यक्ति होना ही चाहिए जो आपको गाइड कर सके आपकी कमजोरियों और स्ट्रेंथ या ताकतों के अनुसार। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हिंदी मीडियम के लिए, मार्गदर्शन और कंटेंट। मैं बस आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाह रहा था, आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलो, मुद्दे तो हुए, चुनौतियों पर बात कर ली गई, सुझाव क्या हो सकते हैं जो मैंने अपने अनुभव से सीखे? मुझे क्या लगता है, या यदि मैं आज मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट देने को मिलता फिर से, तो मैं क्या करता, क्या मैं करता और क्या मैं नहीं करता? पहली चीज़ सुनिए, अपने लिए कोई भी एक मेंटर ढूंढिए। समझ रहे हैं? ऑनलाइन मिल सकता है यूट्यूब पर तो ऑनलाइन, ऑफलाइन मिल सकता है तो ऑफलाइन। हालांकि ये ऑफलाइन में मेंटर एक उस भूत की तरह है जो है पर कभी दिखाई नहीं देगा, है लेकिन दिखाई नहीं देगा। तो आप यूट्यूब पर सही गाइडेंस देख लो, एक ऐसा व्यक्ति पकड़ लो जो जिससे आप बात भी कर सकें, आप अपने पर्सनल जो ग्रीवेंसेस हैं, जो आपकी पर्सनल शिकायतें हैं, आप उन्हें कर सकें। आपके जो चैलेंजेस आ रहे हैं, फेस कर रहे हैं आप जर्नी में, थोड़ा 1-to-1 उनसे बात कर सकें, और वो आइडियल जवाब ना दें, कम से कम इट शुड बी प्रैक्टिकल, है ना, ग्राउंड लेवल पर चीज़ें होनी चाहिए। तो ये मेरा ऐसा सुझाव है जो आपको इम्प्लीमेंट करना ही करना चाहिए। दूसरा, आप अपने पीछे देखिए, नहीं जहाँ आप बैठे हैं उसके पीछे नहीं, अपने पास्ट में, वेयर यू स्टैंड, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हैं इकोनॉमिक लेवल पर, आप कहाँ स्टैंड करते हैं एजुकेशन लेवल पर, आप कहाँ स्टैंड करते हैं फैमिली बैकग्राउंड के लेवल पर। यदि आपको लगता है आपकी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी डाउन है, थोड़ी डाउन है मतलब उतनी नहीं है कि आप सब कुछ एक ही झटके में खरीद कर रख सकें, आपको आज मन किया आपने किताबें खरीद ली, आपको आज मन किया आपने
कोई भी 1-2 लाख की कोचिंग से कोर्स खरीद लिया। यदि आपकी ऐसी स्थिति नहीं है तो कीप इन माइंड, अपने दिमाग में रखना है कि मुझे फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना है तैयारी के साथ साथ। समझ गए? इसके लिए आप प्लान बी रखेंगे या नहीं रखेंगे, इट्स योर प्रॉब्लम। आपको ये विचार करना है अपने पर्सनल लेवल पर। अंधभक्त नहीं बनना है, किसी को ऐसे ही फॉलो नहीं करना है, किसी की वीडियो देख ली और उतर गए तैयारी में। वरना एक बार आप इस तैयारी के लूप में फंस गए, प्री मेंस और इंटरव्यू के में, यकीन मानिए आपको निकलने में 5 से 6 साल लग जाएंगे। निकल नहीं पाएंगे, इतनी बुरी बीमारी है। अभी आपको लगेगा कि नहीं सब बकवास है, बट इट्स रियल। बात मान लेनी चाहिए जब कोई चिल्ला कर बोले तो आप तैयारी कर सकते हैं, बट यदि आपको लगता है कि किसी भी लेवल पर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, आपके लिए सारी चीजें अवेलेबल नहीं है एकदम एक क्लिक में, तो जस्ट थिंक अबाउट कि आपको पहले वो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी चाहिए, फिर साथ साथ मजबूत करनी चाहिए, इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, 2 चीजें हो गई। तीसरा सुझाव, जब भी आप तैयारी करने के लिए सोचें, टाइम टेबल फिक्स रखिए। मैं पढ़ने वाले टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस टाइम टेबल की बात कर रहा हूँ कि आपको कितने साल तैयारी करनी है, 2 साल 3 साल, आपको कितने टाइम में क्या करना है। इट शुड बी क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर, नॉट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। स्पष्ट रहना चाहिए आपको कि मुझे इतने टाइम में तैयारी करनी है, इतने टाइम में जीएस, इतने टाइम में सीसेट, इतने टाइम में ऑप्शनल, कब मुझे टेस्ट लगाना है, कब मुझे नहीं लगाना है, कौन सा अटेम्प्ट मुझे देना है, कितना टाइम मुझे चाहिए। सारी चीज़ें आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। ऐसा आप नहीं करेंगे कि आपने तैयारी स्टार्ट कर दी और अब आप सोचेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। नहीं, पहले आप सोचिए फिर तैयारी स्टार्ट करिए। आप इस बात को दिमाग में बांध लीजिए कि यदि आप एक बार एंटर कर गए ना इस तैयारी में, दलदल है, आसानी से बाहर नहीं निकल पाओगे। अब से पहले मुझे कोई ये बात बताता, मैं भी विश्वास नहीं करता, लेकिन जब कोई बताए ना तो उस पर विश्वास करना चाहिए, माननी चाहिए बातें जो अभी अनुभवी लोग हैं। तो इट शुड बी फिक्स इन योर माइंड कि आपके अगले 1 से 2 से 3 साल किस तरीके से चलेंगे। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा। कभी ऐसे ही बस कि किसी ने वीडियो में कह दिया तो लाइटली लेके छोड़ दिया। सिर्फ वीडियो नहीं है, ये 5 सालों का अनुभव बोल रहा है। चौथी चीज याद रखिए दिमाग में एकदम फिक्स, क्या, जीएस, सीसेट, ऑप्शनल, जब भी तैयारी करेंगे तीनों साथ चलेंगे, तीनों साथ चलेंगे। ये नहीं करना है कि पहले मैं जीएस पढ़ लूँ फिर सीसेट, या सीसेट में बस एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ूंगा, ऑप्शनल में प्री के बाद ही पढ़ूंगा। ये एकदम पागलपन होगा, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। आप समझ रहे हैं? मैं बहुत कठोर शब्दों में कहना चाह रहा हूँ कि आपको जब तैयारी करनी है तीनों साथ लेकर करनी है, आगे पीछे नहीं करना है। और यदि आगे पीछे करना भी है तो आप कम से कम इतना इंश्योर करिए कि आपके एग्जाम से मिनिमम 3 महीने पहले आपकी ओवरऑल तैयारी हो गई हो, जीएस आपकी कंप्लीट हो, सीसेट आपका कंप्लीट हो, ऑप्शनल आपका कंप्लीट हो, आपने टेस्ट वगैरह दिए हों, तभी आप एग्जाम में बैठें। यानी ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ अपने मजे के लिए, दोस्तों में स्टाइल मारने के लिए आईएएस सिविल सर्विस का फॉर्म ना भरें, एग्जाम में ना बैठें। जब एक अटेम्प्ट भी निकल जाता है तो बहुत प्रेशर आता है बहुत प्रेशर आता है माइंड पर। तो उस प्रेशर को नहीं आने देना है। जस्ट फाइनल द सिलेबस, फाइनल द योर स्ट्रेटजी, कंप्लीट योर प्रिपरेशन फर्स्ट। तो ये मेरे 4 सजेशन थे जो मैं मेजरली सीख पाया।
ऐसा नहीं करना है कि बस मज़े के लिए दे दिए अटेम्प्ट, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। समराइज करता हूँ मैंने अब तक क्या क्या बताया। पहला मुद्दा मैंने बताया कि चुनौती है एक सही मेंटर ना होना, एक सही मार्गदर्शक ना होना जो आपके कदम कदम पर आने वाले सवालों के, आने वाले समस्याओं के जवाब दे सके, आपको सही रास्ता दिखा सके। सुझाव है सही मार्गदर्शक ढूंढें, इग्नोर ना करें। ये ना सोचें मैं शक्तिमान हूँ, क्रिएशन नहीं, यू आर नथिंग। व्हेन यू कम इन टू प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, यू आर नथिंग, यू आर जीरो। रिमेंबर दिस थिंग। एक मेंटर जरूर पकड़ें, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑफलाइन मैंने बताया भूत है, है लेकिन दिखेगा नहीं, तो ऑनलाइन ही लें जिसे आप कभी भी एक्सेस कर सकें, और मेंटर कम से कम ऐसा हो जो जिससे आप बातें कर सकें, अपने कुछ चीज़ें शेयर कर सकें, वो आपको पर्सनलाइज गाइडेंस दे सके। दूसरा मेथड कोचिंग्स का बहुत गलत है, जो मैंने चुनौती के तौर पर आपको बताया। सही मेथड क्या है वो आपको आपका मेंटर बताएगा, ऐसा मेंटर पकड़ें सही में। और मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, सही मेथड वो है, आपने कोई पीस ऑफ नॉलेज पढ़ा, आप उसको रेप्लिकेट कर पा रहे हैं प्री एग्जाम में, आप उसको रेप्लिकेट कर पा रहे हैं मेंस एग्जाम में, आप उसको रेप्लिकेट कर पा रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी में, आप उसको रेप्लिकेट कर पा रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। दिस इज द मेथड ऑफ studying or teaching, and if you apply this method, यकीन मानिए आपको, जो कहते हैं ना लोग कि हिंदी मीडियम से सफलता नहीं मिलती, आपको जरूर मिलेगी यदि आप अपना मेथड इस तरीके से रखते हैं। मेथड कैसे रखना है वो मैं अलग से ज़रूर बताऊंगा। यदि आप मुझसे जुड़ते हैं तो मैंने तो इन सब चुनौतियों को आइडेंटिफाई किया ही है, इनके सारे सॉल्यूशन भी मैंने निकाले हैं, बार बार ठोकरें खाकर, बार बार फेलियर्स को फेस करके। तो आप मुझसे तो डेफिनेटली जुड़ ही सकते हैं, है ना। तो मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन यदि आपको लगता है कि मुझसे बेटर कोई और कर रहा है, आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है, तो देन गो फॉर इट, यू शुड डिड इट। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपके पास एक सही मार्गदर्शक होना चाहिए और वो आपको बताए कि राइट मेथड ऑफ स्टडिंग क्या है फॉर यूपीएससी, स्पेशली फॉर यूपीएससी। अभी ये नहीं सोचना है कि मैं ऐसी बस बता दिया, काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद ये सब बता रहा हूँ मैं, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। तीसरा कि अपनी इकोनॉमिक कंडीशन देख लें एक बार, बिना पैसे यूपीएससी की तैयारी होती नहीं है, एक्सेप्ट कि आप गॉड गिफ्टेड ना हो। यदि आप गॉड गिफ्टेड नहीं हैं तो यूपीएससी की तैयारी एक अच्छा खासा पैसा मांगती है। आप चाहे टेस्ट लगा लें, किताबें लगा लें, या यदि आप बाहर रह रहे हैं तो खाना खर्चा सारी चीज़ें लगा लें, देयर इज अ डिमांड ऑफ लॉट ऑफ मनी। समझ गए ना, पावर ऑफ मनी। हाँ, तो तैयारी करने से पहले एक बार देख लें कि इतना बजट मेरा है और इतना खर्चा मेरा हो जाएगा। कितना खर्चा हो जाएगा उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं मुझे कि आप किस स्टेज पर, किस सिचुएशन में स्टैंड करते हैं, आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बता सकता हूँ। बट आपको अपना बजट बनाकर रखना है कि इतना खर्चा आएगा, इतना मेरा बजट है, इनकम इतनी है, सो एक्सपेंडिचर इतना है। तो शुरुआत यहीं से करनी है, ऐसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। तीसरा जो चौथा पॉइंट था कि जो कोचिंग्स हैं, ये नहीं सोचना है कि कोचिंग कर ली तो बस हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। कोचिंग वालों से दूरी बना कर रखनी है, और इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप अलग अलग लेवल पे जो इंडिविजुअल लोग कर रहे हैं ना, मेरे जैसे लोग यूट्यूब पर प्रीलिम्स के लिए
कोर्सेज चलाते हैं, मेंस के लिए कोर्सेज चलाते हैं, मेंटरशिप के लिए कोर्सेज चलाते हैं। 1 से 1.5 लाख की कोचिंग लेने से बेहतर है कि आप कुछ हज़ार रुपए लेते हैं, ये बस ज़्यादा नहीं लेते, कुछ हज़ार रुपए लेते हैं, आप इन्हें ज्वाइन करिएगा। ये यहाँ से 1000% बेटर है, यकीन मानिए। अब कहने को तो लोग 50 तर्क दे सकते हैं कि ये जो 1 से 1.5 लाख वाली कोचिंग है ये ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है, बट सवाल ये है कि ये जो 1.5 लाख वाले आपको नॉलेज देते हैं, आप उसको यूज कर पाते हैं क्या या नहीं कर पाते? और आप कितना ही भी रिसर्च कर लो, कितना ही भी जानकारी ले लो, इसका आंसर एब्सोल्युटली नो है। उससे बेहतर है कि आप अलग अलग कोर्सेज पकड़ें, प्री के लिए अलग, मेंस के लिए अलग, टेस्ट अलग, और तब आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया। चुनौती भी होगी, मैंने उसका क्या सुझाव हो सकता है वो भी बता दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तैयारी के शुरुआती फेज में या फिर तैयारी से पहले प्री प्रिपरेशन और पोस्ट प्रिपरेशन, यानी ड्यूरिंग प्रिपरेशन कहना सही रहेगा। प्री प्रिपरेशन प्रिपरेशन से पहले या ड्यूरिंग प्रिपरेशन प्रिपरेशन के बाद अपनी चीज़ों को क्लियर रखिए। अगर आपकी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, मैं किन चीज़ों की क्लियर करने की बात कर रहा हूँ? पहला, जीएस कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से कोर्स लेना है, कौन सी किताबें लेनी है, और कितनी मुझे नीड रहेगी, मेरा क्या लेवल है, मेरा क्या बैकग्राउंड है, वो सब क्लियर रखना है तैयारी से पहले। दूसरा, जीएस सीसेट ऑप्शनल 3 चीज़ें होती हैं, साथ साथ चलानी है, साथ साथ लैंग्वेज पेपर्स, एस्से पेपर्स, सारी चीज़ें साथ तैयारी करनी है। ऐसा नहीं करना है कि मैं पहले प्री दूँ, फिर मेंस के दौरान मैं ऑप्शनल पढ़ूंगा, फिर मेंस की टेस्ट सीरीज लगाऊंगा। ये इंश्योर करिए, ये सुनिश्चित करने की कोशिश करिए कि आप प्री एग्ज़ाम से लगभग मिनिमम बोलिए मिनिमम 3 मंथ पहले आप अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें, along with GS, CSET and optional and test series including all of this. Remember, अगर मैं ये बता रहा हूँ, बाकी सारे लोग भी बताते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए मैं खास स्पेशल तौर पर बता रहा हूँ कि आप करिए। ये लोग नहीं करते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते हैं पता नहीं, मैंने भी नहीं की थी, मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो करिए ये। डोंट डू इट कि बाद में कर लेंगे, साथ साथ करिए, पहले कंप्लीट करिए फिर एग्जाम में बैठिए। तो यही है मेरा, इतने ही सुझाव हैं, यही सारे टाइम टेबल बनाकर बैठिए। सब कुछ आपका पहले से डिसाइड करना है, मुझे पैसा कहाँ से आएगा, मुझे पढ़ना कहाँ से है, मुझे कैसे पढ़ना है। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज मेंटर, योर मेंटर गाइड यू, एंड वो ही डिसाइड करेगा कि आप एक अटेम्प्ट में निकालेंगे, 2 अटेम्प्ट में निकालेंगे या 3 अटेम्प्ट में निकालेंगे। मैं यहाँ इंग्लिश मीडियम की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ बहुत सारा गाइडेंस है, वहाँ सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है। आपको वहाँ पता है क्या पढ़ना है, आपको पता है कि वहाँ किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। हिंदी मीडियम में तो आप अच्छी टेस्ट सीरीज ही नहीं ढूंढ पाएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, और एवेल्युएट करने का तरीका तो छोड़ ही दो, फिर क्या ही कहना उसका। बस यही कहना चाह रहा था मैं इस वीडियो में, तो इतना ही। ये सुझाव यदि कोई भी एस्पिरेंट्स मानता है तो जैसे ही वो तैयारी में उतरेगा या फिर वो तैयारी के दौरान उसे खुद महसूस हो जाएगा कि हाउ हेल्पफुल दिस सेशन इज, है ना, दिस इज वेरी 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 यूजफुल सेशन। और यदि आपकी कोई शिकायत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप अपने सवाल पर्सनल लेवल पर पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हिंदी मीडियम को वहाँ लेकर जाएं जहाँ हिंदी मीडियम के पास ऐसी चुनौतियाँ ना हो, कि कम से कम वो इंग्लिश मीडियम के समान कंटेंट तक मिल जाए, सही गाइडेंस तक पहुँच जाए हिंदी मीडियम। थैंक यू, नमस्कार। इस सेशन में इतना ही, बने रहिएगा, और यदि आप यहाँ तक बने रहे हैं ना, तो आप ज़रूर इस
वीडियो का महत्व समझ गए होंगे। आगे गाइडेंस प्राप्त करने के लिए आप जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।